नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल और वक्त हो चला है सूर्य विशेष का। आज बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक का दौर लगातार जारी है। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसी अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दी गई। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल रहा है और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत का संदेश साफ है, जब तक पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं करता है, भारत पाकिस्तान में कोई वार्ता नहीं होगी। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दो अहम बैठकें हुई। सीसीएस और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीसीएस की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और फिर सीज फायर पर समीक्षा की गई। भारतीय सेना आने वाले दिनों में किस तरह से और ज्यादा मजबूत होगी, इस पर चर्चा की गई। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।
तो बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कैप्टन एसबी त्यागी और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जेएस अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तैयारी तो रखनी पड़ती है और तैयारी में नए हथियार, न्यू एक्विजिशन जो रिव्यू करना है, कहाँ कमी है, कहाँ हमें पूरी करनी है, वो सारी चीजें होती हैं और सब ब्रीफ करते हैं क्योंकि वहाँ सारे इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स भी हाजिर होते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, रेलवे हो, उनका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है, वो सारा कुछ देखा जाता है। अगर आपने कोई चीज लेनी है तो फाइनेंस चाहिए होता है उसके लिए। तो सीसीएस मीटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, द हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी जहाँ पे ये फैसले लिए जाते हैं और ये आमतौर पे होती रहती है। जी, लगातार इस तरीके की बैठक जो है उनका दौर जारी है। रिटायर्ड कैप्टन एसबी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसबी जी, जिस तरीके से यहां पर बैठकों का दौर जारी है, कहीं ना कहीं हम एक चीज जानते हैं कि हमें अटैकिंग मोड में रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं कब वापस हमारे क्षेत्र में ड्रोन हमले हो सकते हैं और कुछ भी हिमाकत पाकिस्तान की ओर से हो सकती है। तो इसको लेकर के भारतीय सेना और भारतीय सरकार दोनों तैयार नजर आ रही है सर? जी बिल्कुल तैयार नजर आ रही है और उनके पोस्चर में चेंज हो गया, उनके एटीट्यूड में चेंज हो गया, उनके अप्रोच में चेंज हो गया। पहले तो हमारी फौजें जब तैनात होती थी तो उनका एक ही पोस्चर होता था कि वो हमेशा डिफेंस में रहेंगी और आगे कुछ एक कार्रवाई जब चली और एक दौर आया कि तब हम करने लगे कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम ऑफेंसिव पोस्चर लेंगे, तो उसको कहते थे डिफेंसिव ऑफेंसिव। अब अगर इस स्टेज की बात करें तो अब तो ऑफेंसिव डिफेंसिव है, यानी कि हम पहले मारेंगे और गिनेंगे बाद में। और बिल्कुल आक्रामक मुद्रा है। भारत के शासन ने और राजनीतिक नेतृत्व ने ये क्लियर कर दिया कि अब वो वाली बात नहीं है कि जहां पहले गर्दन काट के ले जाते थे, सिर काट के ले जाते थे और हमारे सैनिकों को चुपचाप रात में घात लगा के भारत के क्षेत्र में अंदर आके उनको अगवा करके ले जाते थे जी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि उनको बार्गेनिंग के तरीके से इस्तेमाल किया गया कि कुछ जवानों को ले गए अपने क्षेत्र में और फिर उनको वार ट्रॉफी की तरह या तो डिस्प्ले करने लगे अपने ही जनता के सामने, या फिर एक प्रेशर बनाने लगे कि इनको वापस चाहिए तो हमारे आतंकवादियों को छोड़ दो। अब ये जो जवान को छोड़ा है ये एक उदाहरण है पूरे विश्व को कि अब भारत को, जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर अब भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्रिगेडियर जेएस अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और उनको कश्मीर का काफी एक्सपीरियंस है। ब्रिगेडियर जी, जिस तरीके से आपने कश्मीर में लगातार सेवाएं देती रहे हैं और इसी के साथ साथ कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सर, इस ऑपरेशन को किस तरीके से देख रहे हैं और सेना क्या इस बार पूरी तरीके से जड़ से इन आतंकियों को खत्म कर देगी क्योंकि इनके आकाओं को तो हम पहले ही उड़ा चुके हैं? देखिए, कश्मीर में ये ऑनगोइंग चलता रहता है और बीच बीच में जैसे अभी चल रहा है ये मुहिम होती है, सबको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना पड़ता है, स्पेशली जब ये अभी देखिए आप टाइम है, गर्मियों का टाइम है, मई जून जुलाई, इस टाइम इन्फिल्ट्रेशन का भी स्कोप बढ़ जाता है। तो एक तो इनको बॉर्डर पे रोका एलसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोका जाता है, फिर जहाँ पे इनके आगे जहाँ से इनको गाइड मिलते हैं वहां रोका जाता है, फिर कुछ लोग अगर 2-4 अंदर आ गए हैं तो फिर इंटेलिजेंस के हिसाब से उसके ऊपर हमारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और कुछ स्पेकुलेटिव भी होते हैं, कहीं से खबर आती है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है और आप देखेंगे कि कश्मीर वैली में तो बहुत कम अभी इंसिडेंट होते हैं। ये पहलगाम वाला बहुत बड़ा इंसिडेंट था और इसको तो बिल्कुल डिजाइन के साथ बना के किसी तरीके से किया गया, उसको इंजाम लाया गया ताकि इतना कुछ हो। उसके बाद हमारा रिएक्शन देखने की यहाँ एक तरीके से जरूरत करने के लिए हमें बोला। तो मैं समझता हूँ ये ऑपरेशन जो चलते रहेंगे और इसी से हमारा अभी देखो आगे अमरनाथ यात्रा आ रही है, उसका भी हमने प्रोटेक्शन करनी है, सिक्योरिटी करनी है, सैनिटाइजेशन होती है, तो ये सब चलेगा और देश हमारा सशस्त्र है, तगड़ा है और बहुत पे भरोसा रखें और ये काम कश्मीर का जो है अंडर कंट्रोल रहेगा।
जी, कश्मीर का जो पूरा की पूरा मामला है वो अंडर कंट्रोल रहे। कैप्टन एसबी त्यागी जी, कश्मीर को लेकर के यहां पर बातचीत चल रही है और कश्मीर में लगातार आतंक जो है वो फैलाया जाता है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के चलते सेना ने दे दिया है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल जो सामने आ रहा है वो है नूर खान एयरबेस को लेकर के। वहां पर लगातार चर्चाएं जारी है। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर असला जो है वो रखा हुआ था और कहीं ना कहीं वहां से लीकेज की खबरें भी आ रही हैं। लगातार फॉरेन एक्सपर्ट्स जो है वो वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप हमको अपडेट दे सके सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने 10 तारीख को बहुत सवेरे सवेरे एक फेसबुक पे डिटेल एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि वहाँ सब कुछ साधारण नहीं है। और ये आप बात देखिए कि ट्वीट भी उसके बाद आने शुरू हो गए और उसके अगले रोज फिर मैंने ये बताया कि 10 तारीख को तो जो इनपुट था वो ये था कि यूएसए की तरफ से एक हवाई जहाज आया और उस हवाई जहाज में वो सारी सुविधाएं थी जिससे रेडिएशन को डिटेक्ट किया जाता है। बाद में हालांकि ये कहा गया, डिस्क्रेडिट किया गया, और ये तो चलती है पाकिस्तान की तरफ से कि ये हवाई जहाज का रजिस्ट्रेशन नंबर पाकिस्तान के पास से ही है और इसको सर्विस में भी अब नहीं लिया जा रहा। लेकिन ये है कि अगर हमारा कोई जासूस पकड़ा गया तो क्या हम ओन अप करेंगे? कोई भी देश ओन अप नहीं करता। इस तरह के बड़े गुपचुप तरीके से कार्रवाई की जाती है। तो जब दुनिया इसके बारे में चर्चा कर ही रही थी कि अमेरिका का ये जो हवाई जहाज आया है ये रेडिएशन को डिटेक्शन करने के लिए, रेडिएशन लीक को डिटेक्ट करता है, तो उसके बारे में अभी चर्चा चल ही रही थी कि एक इजिप्ट का एक और हवाई जहाज आ गया और उस हवाई जहाज का आज की तारीख में कोई छुपा नहीं सकते। तो जो एक्सपर्ट थे एविएशन फील्ड के, उन्होंने बताया कि ये जो इजिप्ट का हवाई जहाज आया है ये बोरोन की सप्लाई लेकर आया है और बोरोन की सप्लाई बोरोन में भर भर के पाकिस्तान को लाई गई कि रेडिएशन को ये कंटेन करने के काम आता है। तो अब ये चर्चा चल रही है और जिसके बारे में जब पूछा, कैराना हिल्स के बारे में जब पूछा डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में, तो पहले दिन तो एक हल्का सा इशारा किया था, लेकिन अगले रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा कि वो बड़ी एनिग्मेटिक की तरह की एक स्माइल उन्होंने दी कि वो जो हंस रहे थे तो उसमें जाने क्या क्या राज छुपे हुए थे। राज धीरे धीरे काम अभी आगे आ रहे हैं और आपने कहा कि जो बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसी बैठक होती है जब आप देखिए कि कोई ऑपरेशन शुरू होता है तो ब्रीफिंग होती है। जो नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व को उनको बताया जाता है कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या सशस्त्र हैं, हमारी तैयारी का क्या अभी स्तर है। और जब ऑपरेशन हो जाता है, चाहे वो सफलता की बात हो या असफलता की बात हो, डीब्रीफिंग भी होती है, वो भी बैठकों का दौर होता है। लेकिन अब जब आप किसी भी मीटिंग का हवाला दें तो ये मीटिंग जो है एज यूजुअल है। अभी समर्थन दे रहा हूं कि भारत के तरीके काम करने के ऐसे ही हैं कि बिजनेस एज यूजुअल चलता है, उसके पीछे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होती रहती हैं जिसकी भनक किसी को नहीं लग पाती। जी, मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। सरकार की ओर से तमाम ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जिसकी भनक किसी को नहीं होती है। ब्रिगेडियर जयस अरोड़ा जी, जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी है और पीएम मोदी की अगर बात करें तो वो भी जवानों के बीच में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आदमपुर एयरबेस पर भी जाते हैं, वहां पर जवानों के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब आपकी लीडरशिप इस तरीके से जवानों के बीच में जाती है तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ता है सर? बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ता है और एक अच्छे लीडर की निशानी है। और जो जवान वहाँ पे काम कर रहे हैं या जैसे फ्रंटलाइन बेस है आदमपुर हमारा, तो वहाँ पे जितना भी कुछ हुआ और उसके साथ एकदम से आप देखें आपके प्रधानमंत्री आपके बीच में हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी उनकी जोश और खुशी की लहर फैल जाती है। जो उनके साथ मिलते हैं, उनके बातें करते हैं, तो जाके ये सारी जगह ये चीज आदमपुर में ही नहीं सब जगह फैल जाती है। और ये एक अच्छे लीडरशिप का नमूना है और ये हमारे सब लीडर्स को करना चाहिए। इसमें हौसला अफजाई भी होती है। आज की लड़ाई जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी के ऊपर ही होगी, वो पीछे भी उतनी ही फ्रंट लाइन है जितनी आगे है।
अगर आप देखें जी। जितने हमें फॉरवर्ड एयर बेसिस थे वो लड़ाई में थे, हर जगह ड्रोन पहुंच रहे थे। तो वो पुरानी लड़ाई नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर के 2-4 किलोमीटर इधर उधर में ही होती है। लड़ाई काफी डीप जाती है और हर जगह हमारे जो बंदे जैसा उन्होंने काम किया तो उनको बड़ा जरूरी था और दिखाया जाके कि कुछ हमारा नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है दुनिया देख रही है कि इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो यहाँ तो उनके सिस्टम्स खराब थे जो उन्होंने फायर किए, या हमारे बहुत सक्षम थे। मेरे को तो दोनों ही चीजें लग रही कि रोक लिया हमने और कोई नुकसान नहीं हुआ। और उनका जो हार्टलैंड है उसको हमने नुकसान पहुंचाया और सारी दुनिया को पता हो कि इतना नुकसान एयर बेसिस पे जो उनके स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, रेडार्स हैं, अगर आप एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसके बाद तो आप फ्री विल से जो मर्जी कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं सीज़फायर के लिए उन्होंने बोला, बहुत बड़ा उसके पीछे ये कारण है। जी, लगातार इस तरीके से भारतीय सेना ने वहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो जैम कर दिए थे और S-400 का भी यहां पर काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी के साथ साथ कैप्टन एसपी त्यागी जी, मैं S-400 के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि ये सिस्टम जो है रूस से हमने खरीदा और मुझे याद है आज भी कि किस तरीके से इसको लेकर भी लगातार तमाम सवाल किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं S-400 काफी खरा उतरा है सर। और S-500 को लेकर भी अब डील चल रही है रशिया सरकार से। जी बिल्कुल सही। इनफैक्ट जब बीच ऑपरेशन सिंदूर में आपसे चर्चा हो रही थी तो मैंने ये इशारा किया था कि S-400 का भी एडवांस वर्जन मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में बोले तो ये आम खरीदार नहीं, भारत जैसे जो खरीदार है, जो मित्र देश है रशिया, उनको देने के लिए तैयार है। और जहां प्रतीकों की बात होती है, बैटल ऑफ परसेप्शन है आज की तारीख में। डिजिटल वर्ल्ड में एक आभासी दुनिया में एक परिदृश्य बनाया जाता है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। और वो आदमपुर में आपने देखा होगा कि पृष्ठभूमि में क्या था, MiG-29 खड़ा हुआ था पूरे गर्व के साथ, और उसके बगल में S-400 सुदर्शन चक्र खड़ा हुआ था। और प्रधानमंत्री ने ये संदेश दे दिया कि वही एयरफील्ड आदमपुर जिसके बारे में इन्होंने खबर फैला दी थी कि वहां हमने हिट किया, स्ट्राइक किया और डैमेज कर दिया। अब बात आती है S-400 पर, सुदर्शन चक्र पर। ये वैसे तो पहले से पूरी दुनिया में इस बात का क्लेम किया जाता था कि S-400 बड़ा सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम है और इसके न सिर्फ डिटेक्शन की बल्कि टारगेट को लॉक करके और उसको फिनिश करने की जो कैपेबिलिटी है वे बड़े उत्तम दर्जे की है। आयरन डोम तो नहीं, लेकिन उससे ये कम भी नहीं है। अब ये बात भारत ने भी महसूस कर ली, क्योंकि जहां भी S-400 का इस्तेमाल हुआ है 100% सक्सेस रेट रहा है। अब इसका भी उन्नत किस्म का एक सिस्टम जो आ गया S-500, अभी तो S-400 के ही कुछ एडिशनल सप्लाई मंजूर हो गई और निर्यातक ने भी राजी हो गया और वो आ जाएगा। जी, S-400 की तमाम बैटरियां जो है वो अब भारत में आने वाली है। ब्रिगेडियर जयस अरोड़ा जी, जिस तरीके से मैं कश्मीर को लेकर के आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि बाहर के जो हमले हम पर होते हैं उससे तो S-400 हमें बचा लेता है, लेकिन जो भीतरी हमले लगातार सेना और सुरक्षा बलों पर होते रहते हैं उनको लेकर के मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद के लोकल नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार सेना के ऑपरेशन जारी है, सर इन ऑपरेशन में और कितनी फुर्ती लाई जा सकती है और इनके लोकल नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए 1989 के बाद तो हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं कश्मीर में, और मिलिट्री और हमारी जो पूरी फोर्स है वहाँ, राष्ट्रीय राइफल आए और बहुत कई तरीके से हमने पूरा ग्रिड एस्टेब्लिश किया और कंट्रोल किया। और वहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आर्मी ने फॉलो की वो सद्भावना, क्योंकि लोकल हार्ट्स एंड माइंड को जीतने का जो है कोशिश वो बहुत जरूरी है। और इसलिए मिनिमम अगर आप देखें आज आप दूसरे किसी देश के साथ मिलाएं जहां कोई इंसर्जेंसी की सिचुएशन हो, जहां ऐसे टेररिज्म हो, और अपने यहाँ कश्मीर में मिलाएं, बहुत कम से कम ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है। तो इसके मद्देनजर हमारे जितने ऑपरेशंस हैं, आज देखिए आप कश्मीर जाइए, आप देखिए लाल चौक देखिए, डाउनटाउन श्रीनगर देखिए,
और जो दाएं बाएं की उसकी लोकेलिटीज हैं वो देखिए, बारामूला देखिए, शोपियां देखिए और ये अपना सोपर देखिए। आम लाइफ लोग जी रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इक्का दुक्का कहीं घटना जो हो रही है, हाँ वो नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए जो आपने क्वेश्चन पूछा जी, मेरे हिसाब से जितनी मेहनत वहां पे सारे सशस्त्र दल करते हैं, इंक्लूडिंग सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, तो जो मेल मिलाप से वहाँ काम होता है वो देखोगे तो आपको पता लगेगा। जी, लगातार वहां पर सरकार की ओर से भी काम किया जा रहा है और सशस्त्र बल भी इस तरीके के काम वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ भीतरी दुश्मनों की तो बात हो गई, उनसे निपटने के लिए सेना लगातार इस तरीके के प्रयास करती हुई नजर आ रही है। रिटायर्ड कैप्टन एसपी त्यागी जी, मेरा एक सवाल और आपसे है जिसको लेकर के लगातार कहीं भी चर्चा नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि हमास के जो तमाम आतंकी हैं वो पीओके में आते हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है और उसके बाद पहलगाम का हमला देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं हमास पैटर्न जैसा ही कहीं ना कहीं नजर आता है जिस तरीके से इजराइल पर वो हमला करते हैं। क्या हमें हमास को अब एक आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए सर? हमास आतंकवादी संगठन है और ये कैसे भी प्रयास कर ले, लेकिन मुझे ये मालूम है कि भारत में अब एक और विमर्श तैयार हो रहा है कि अगर हमले हमास की स्टाइल पर होंगे तो जवाब भी इजराइल की स्टाइल पर होगा। तो पाकिस्तानी भी समझ लें और हमास के समर्थन में फिलिस्तीन का झंडा लेके जो घूम रहे हैं उन्मादी मूर्ख लोग भी समझ लें कि भले ही वो भारतीय हैं लेकिन उनका भी हश्र वही होने वाला है। जनता बड़े क्रोध में है, जनता शुद्ध है और जहां भी अब फिलिस्तीन का झंडा उठाए हुए लोग घूम रहे हैं उनकी पिटाई होनी शुरू होगी। कल की घटनाएं ये मुंबई में हुआ और क्षेत्र में भी जहां भी ऐसा होगा जवाब दिया जाएगा। अब ये कि पॉल साहब, मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूं, बड़े जोर से मैं अपने को रोके हुआ था, माहौल गमगीन है, लेकिन एक मैं व्यंग की 4 लाइनें सुना रहा हूं। मेरे मित्र हैं मनोज त्यागी मनमो जी, उन्होंने लिखा था और पाकिस्तान को ये सबक है आपके चैनल के माध्यम से जी। भारत की सेना के आगे हथियार सरेंडर कर देंगे, जंग लगी बंदूकें और तलवार सरेंडर कर देंगे, अग्निवीर 2-4 यदि सरहद पर जाकर धमका दें, आसिम मुनीर डर से अपनी शलवार सरेंडर कर देंगे। तो अब यह है कि हमारे तो अग्निवीर काफी है पाकिस्तान की फौज का मुकाबला सर, करने आपने के लिए। काफी शानदार एक पोयम प्रस्तुत की है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक का दौर लगातार जारी है। बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी बैठक लगातार देखने को मिली है और लगातार इन बैठकों में चर्चाओं का दौर जारी है। क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो प्रेस ब्रीफिंग में पता चलेगा। इसी के साथ साथ लगातार इन बैठकों का दौर जारी है और पाकिस्तान को लेकर के लगातार बड़े फैसले भारत सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। फिलहाल सूर्य विशेष में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य टीवी।